हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे वाइटल साइंस के बारे में। वाइटल साइंस टेल्स यू अबाउट इफ़ योर पेशेंट इज स्टेबल और अबाउट टू क्रैश। सो लेट्स मेक दैट सिंपल। इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट वाइटल साइंस कि वाइटल साइंस क्या है। ठीक है, वाइटल साइंस आर द इंडिकेटर ऑफ बॉडीज फिजियोलॉजिकल स्टेटस एंड रिस्पॉन्स टू फिजिकल एनवायरनमेंट एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या होगी वाइटल साइंस की? वाइटल साइंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज कार्डिनल साइंस बिकॉज ऑफ देयर इंपॉर्टेंस। दीज आर द इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस। दीज इंडिकेट द इफेक्टिवनेस ऑफ सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, न्यूरल एंड एंडोक्राइन बॉडी फंक्शंस। ठीक है, वाइटल साइंस क्या करते हैं? हमारे पास इफेक्टिवनेस बताते हैं हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम की, जो हमारी बॉडी में अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो हमारे को वाइटल साइंस से पता लग सकता है। सो देयर आर 5 वाइटल साइंस। ठीक है, नंबर 1 इज टेम्परेचर, पल्स, देन रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर and fifth one is oxygen saturation, that is SpO2. Some also include pain as 6 vital signs. कुछ जो है हमारे पास पेन को एक 6 vital sign भी मानते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि वाइटल साइंस को हमने असेस करना कब है, कब ज़रूरत होती है वाइटल साइंस को असेस करने की। जब भी पेशेंट एडमिट होगा तब ज़रूरत होगी, दैट इज़ ऑन पेशेंट एडमिशन, ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन। जब भी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट की तो वाइटल साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर एंड आफ्टर एनी इन्वेसिव डायग्नोस्टिक और सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है, मॉनिटरिंग ड्यूरिंग रिकवरी, बिफोर एंड आफ्टर medications that affect cardiovascular and respiratory function और in any medical emergency condition। ठीक है, कोई भी इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो सबसे पहले जो काम होता है वो क्या होता है हमारा, कि पेशेंट के वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है। फिर आ गया, सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर कि बॉडी टेम्परेचर क्या है हमारे पास, क्या उसकी नॉर्मल रेंजेस है, कब वो ज़्यादा होता है तो क्या होता है, ये सब कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर इट इज़ द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोड्यूस एंड हीट लॉस्ट बाय द बॉडी। हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है और कितनी लॉस्ट हो रही है बॉडी में, वो क्या है हमारे पास एक बॉडी टेम्परेचर है। ठीक है, हीट प्रोडक्शन इन बॉडी इज कॉल्ड थर्मोजेनेसिस। जब हमारे पास बॉडी में हीट प्रोडक्शन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोजेनेसिस बोलते हैं। एंड हीट लॉस टू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड थर्मोलिसिस, कि जिस प्रोसेस से हमारे पास हीट लॉस होता है एनवायरनमेंट में उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मोलिसिस। हमारी बॉडी में हीट गेन कौन कौन सी प्रोसेसेस से हो सकता है? हमारा जो BMR होता है उसकी वजह से हमारी बॉडी में हीट आती है। कोई भी मस्कुलर एक्टिविटी कर रहे हैं उससे हमारी बॉडी हीट गेन करेगी। डाइटरी इंड्यूस थर्मोजेनेसिस होती है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी। पोस्चरल चेंजेस, जब भी पोस्चरल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी हीट गेन करती है। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करती है? हीट गेन करती है। ठीक है, और हीट लॉस कैसे होता है हमारी बॉडी से? रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड इवेपोरेशन। ये जो सारे चार जो प्रोसेसेस हैं इससे हमारी बॉडी से क्या होता है? हीट लॉस होता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में डेली जो है डेली वेरिएशन करता रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास फैक्टर्स क्या होते हैं जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एज, फिर उसके बाद आ जाएगी हमारे पास हमारी जो डायूरिनल वेरिएशंस हैं, जैसे हमारा सिरकाडियन रिदम है कि हमारा 24/7 हम सिरकाडियन रिदम इज़ 24 आवर रिदम जो हमारी बॉडी का होता है। ठीक है, फिर आगे हमारे पास एक्सरसाइज। हम अगर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली है कि इंक्रीज करता है। फिर हॉर्मोन्स फिर उसके बाद आ गया हमारे पास स्ट्रेस एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं हमारे पास ये क्या करती हैं? हमारे बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करती हैं। अब हमने बात की थी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो नॉर्मल जो रेंज है हमारे पास टेम्परेचर की दैट इज़ 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये जो है हमारे पास हमारी बॉडी में नॉर्मल टेम्परेचर रेंजेस हैं। अब हमारी बॉडी में 2 टाइप के टेम्परेचर होता है, एक होता है हमारे पास कोर टेम्परेचर, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास सरफेस टेम्परेचर। तो कोर टेम्परेचर क्या होता है? इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड इट रिमेन कॉन्स्टेंट मोस्ट ऑफ द
टाइम। ये क्या होता है हमारे पास, एक इंटरनल ऑर्गन्स का जो टेम्परेचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। ये हमारे पास कांस्टेंट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। और जो मैंने आपको रेंज बताई थी 36.5 से लेके 37.5 डिग्री सेल्सियस। फिर आ गया हमारे पास कि ये जो है हमारे पास इट इज़ अ टेम्परेचर ऑफ डीप टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी के डीप टिश्यूज़ हैं उसका जो टेम्परेचर है वो किस में आता है, कोर टेम्परेचर में आता है। दैट इज़ इट रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट। ये जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो है हमारे पास रिलेटिवली कांस्टेंट रहता है और मेजर्ड विद थर्मोमीटर। इसको हम कैसे मेज़र करते हैं, थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं। फिर आ गया हमारे पास सरफेस टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर इज़ द टेम्परेचर ऑफ स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू और फैट सेल्स। ठीक है, इन सब का जो टेम्परेचर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, सरफेस टेम्परेचर बोलते हैं। इट राइजेज एंड फॉल्स इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। ये जो है हमारे पास एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होता है। मान लीजिए कि बाहर ठंड है तो हमारी अगर बॉडी ठंडी फील कर रही है, ठंडी जो है हम अगर हमारे बॉडी को टच करेंगे और बाहर भी ठंडा है तो हमारी बॉडी भी ऑलरेडी ठंडी होगी। दैट इज़ सरफेस टेम्परेचर। ये रेंज करता है हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस के। ये एनवायरनमेंट कैसा है उस पर रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, इट डजेंट इंडिकेट इंटरनल फिजियोलॉजी। जो सरफेस बॉडी टेम्परेचर होता है वो कभी भी इंटरनल बॉडी फिजियोलॉजी को इंडिकेट नहीं करता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ऑल्टरेशंस इन बॉडी टेम्परेचर कि बॉडी टेम्परेचर में क्या क्या ऑल्टरेशन हो सकती है। बॉडी टेम्परेचर में बी एबनॉर्मल ड्यू टू फीवर और हाइपोथर्मिया। बॉडी टेम्परेचर जो है एबनॉर्मल कब कहलाएगा, जब या तो उसको फीवर होगा या फिर उसका बॉडी टेम्परेचर लो होगा। लो बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया। सो पायरेक्सिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीवर के लिए जो कॉमन टर्म हम मेडिकल टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ पायरेक्सिया। तो बॉडी टेम्परेचर अबव नॉर्मल रेंजेस दैट इज़ अबव 38 डिग्री सेल्सियस, उसको हम क्या बोल देते हैं, पायरेक्सिया बोलते हैं। इट में इंडिकेट सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन इन द बॉडी। ये हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन भी इंडिकेट कर सकता है कि जब भी बॉडी में फीवर होगा तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसको फाइट करने की ट्राई करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेज होता है। तो अगर कभी किसी को फीवर है दैट मे इंडिकेट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन इन द बॉडी। ठीक है, फिर हाइपरथर्मिया और हाइपरपायरेक्सिया। हाइपरथर्मिया क्या होता है, वेरी हाई फीवर सच एज, अगर 41 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरथर्मिया बोलते हैं। एंड इट मे लीड्स टू डेथ। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर किसी भी पेशेंट का ज़्यादा है तो दैट मे लीड टू डेथ। फिर आ गया हमारे पास हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या है हमारे पास, लो बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर बिटवीन 34 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस इज़ हाइपोथर्मिया और बिलो 34 डिग्री सेल्सियस इज़ डेथ। कि जब पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उसका टेम्परेचर जो है लेस देन 34 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे कॉमन टाइप्स ऑफ फीवर कि कॉमन टाइप्स ऑफ फीवर कैसे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर क्या है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लक्चुएटिंग बॉडी टेम्परेचर दैट साइकिल्स बिटवीन नॉर्मल एंड एलिवेटेड लेवल्स विद टेम्परेचर रिटर्निंग टू नॉर्मल एटलीस्ट वंस विद इन अ 24 आवर पीरियड। कि मान लीजिए पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज ही रह रहा है, बट इंटरमिटेंट फीवर में क्या होगा, वो पूरे दिन में 24 आवर्स में एटलीस्ट एक बार तो वो नॉर्मल रेंज में आएगा, उसको हम बोलेंगे इंटरमिटेंट फीवर। तो हम ये ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। मान लो कि जो वाई एक्सिस पे है हमारे पास वो टेम्परेचर है और जो एक्स एक्सिस पे है वो क्या है हमारे पास, टाइम है। ठीक है, तो टेम्परेचर में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि सुबह मान लो पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो 37 है, पूरे दिन में वो एक बार ही हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, फिर हमारे पास वो थोड़ा टाइम 40 डिग्री ही रहा और एक बारी तो एटलीस्ट वो नॉर्मल रेंज में आएगा ही आएगा। मतलब कि टेम्परेचर इसमें क्या होगा, बीच में बढ़ता है फिर नॉर्मल आ जाएगा, फिर बढ़ेगा फिर नॉर्मल आ जाएगा, बट 24 आवर्स में एटलीस्ट एक बार तो वो नॉर्मल रेंज में आएगा ही आएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट फीवर बोलते हैं। फिर आ गया हमारे पास रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर क्या है, इट इज़ अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन occurs over 24 hour period
ऑल ऑफ विच आर अबव नॉर्मल। इसमें क्या होगा कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन तो होगी विच इज़ मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस। मान लो 38 और 40 के बीच में हमारे पास फ्लक्चुएट कर रहा है टेम्परेचर, बट वो कभी भी पूरे दिन में एक बार भी वो क्या होगा 24 आवर पीरियड में नॉर्मल नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेमिटेंट फीवर बोल देते हैं। फिर हमारे पास आता है रिकरेंट फीवर, जिसको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, विच इज़ रिलैप्सिंग फीवर, पैल एब्स्टेन एंड पीरियोडिक फीवर। ठीक है, सबसे पहले आ गया हमारे पास रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर में हमारे पास क्या होता है, इट इज़ अ शॉर्ट फेब्राइल पीरियड्स ऑफ अ फ्यू डेज आर इंटरस्प्रेड विद पीरियड्स ऑफ 1 to 2 days ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर। कि फेब्राइल पीरियड होगा, उसमें हमारे पास कुछ दिनों के लिए मान लो पेशेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, फिर हमारे पास बीच में क्या होगा कि बीच में जो होगा टेम्परेचर वो नॉर्मल हो जाएगा। मान लो कि आज उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका क्या होगा कि कमिंग 2 days जो है टेम्परेचर नॉर्मल है और उसके बाद फिर से राइज कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिलैप्सिंग फीवर बोलेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आता है पैल एब्स्टेन फीवर। इसमें क्या होगा कि फीवर जो होगा पेशेंट का वो 1 से 2 वीक्स तक कंटिन्यूस फीवर है, फिर उसके बाद क्या होगा 1 से 2 वीक तक क्या होगा एफेब्राइल पीरियड होगा। फीवर लास्टिंग 1 to 2 weeks फॉलोड बाय 1 to 2 weeks ऑफ एफेब्राइल पीरियड। देन आता है हमारे पास पीरियोडिक फीवर। पीरियोडिक फीवर क्या है हमारे पास, फीवर दैट रिकर्स ओवर मंथ्स और ईयर्स एसोसिएटेड विद द एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन और मैलिग्नेंसी। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारे क्या थे, सारे जो रिकरिंग फीवर है हमारे पास उसकी बात कर रहे हैं हम। रिलैप्सिंग फीवर हो गया, पैल एब्स्टेन फीवर हो गया और पीरियोडिक फीवर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया हमारे पास कंटिन्यूअस या फिर कांस्टेंट फीवर। कंटिन्यूअस या फिर कांस्टेंट फीवर क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया कंटिन्यूअस या फिर कांस्टेंट फीवर। इसमें क्या होगा, जो बॉडी टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट मिनिमली बट ऑलवेज रिमेन अबव नॉर्मल। तो हमने क्या था, हमने एक रेमिटेंट फीवर पढ़ा था कि जिसमें क्या था कि 30 उसमें क्या था ग्रेटर देन 2 डिग्री सेल्सियस की फ्लक्चुएशन होती थी, इसलिए उसको हम क्या बोल देते हैं, रेमिटेंट फीवर बोल रहे थे। ठीक है, पर कंटिन्यूस और कांस्टेंट फीवर में पेशेंट का जो फ्लक्चुएशन होगी वो मिनिमल होगी, मिनिमल फ्लक्चुएशन होती है, दैट इज़ लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस बट अबव नॉर्मल ही रहेगा। ठीक है, मान लो 38 और 39 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, उसको हम क्या बोल देंगे, कंटिन्यूस या फिर कांस्टेंट फीवर बोलेंगे। अब हमने पढ़ लिया कौन कौन से टाइप के फीवर पढ़े हमने। सबसे पहले पढ़ा हमने इंटरमिटेंट फीवर, देन पढ़ा हमने रेमिटिंग फीवर, फिर उसके बाद हमने कॉन्टिन्यूअस या फिर कांस्टेंट फीवर पढ़ा और एक हमने पढ़ा रिलैप्सिंग फीवर। ठीक है, जिसके हमने टाइप्स पढ़े, सॉरी रिकरेंट फीवर में हमने टाइप्स पढ़े रिलैप्सिंग, पैल एब्स्टेन फीवर एंड पीरियोडिक फीवर। ठीक है, फिर उसके बाद ये हम क्या देखेंगे, टेम्परेचर कन्वर्टिंग फार्मूला कि डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे करना है या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है। बहुत ही बेसिक सा फार्मूला है। तो अगर हमने डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो F इज़ इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। ये जो है हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लस बहुत बेसिक फार्मूला है जो हमारे पास टेम्परेचर कन्वर्ट करने में काम आता है। और वाइस वर्सा हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो फार्मूला अपोजिट हो जाएगा, C इज़ इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। ठीक है, अब हम देखेंगे टेम्परेचर मेजरिंग साइट्स। टेम्परेचर मेजरिंग साइट की हम टेम्परेचर को कैसे कैसे मेज़र कर सकते हैं, दैट इज़ ओरल, रेक्टल, एक्सिलरी एंड टिम्पैनिक। ये हमारे पास 4 साइट्स हैं जहाँ से हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। सो इनको हम 1 by 1 पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ओरल टेम्परेचर की। किसकी बात करेंगे, ओरल टेम्परेचर की। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग थर्मोमीटर अंडर टंग। ठीक है, इसमें क्या होगा कि थर्मोमीटर को एटलीस्ट 3 to 5 मिनट्स के लिए हम वहीं पे रखेंगे। और मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट कौन सी है, ओरल टेम्परेचर। ओरल टेम्परेचर हम घर पे भी ओरल ही करते हैं। ठीक है, ओरल टेम्परेचर करते हैं, मेज़र करते हैं। इसकी इंडिकेशन क्या है हमारे पास, कॉन्शियस एंड अलर्ट पेशेंट्स होने चाहिए
और पेशेंट जो है हमारे पास कोऑपरेटिव होना चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ आ गई हमारे पास? अब कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसका हम ओरल टेम्परेचर नहीं कर सकते, ठीक है। चिल्ड्रन बिलो 7 ईयर्स ऑफ एज, अब छोटे बच्चे हैं वो इतने कोऑपरेटिव, हमने क्या पढ़ा था कि जो इंडिकेशन है वो कोऑपरेटिव होना चाहिए पेशेंट, ठीक है। बट चिल्ड्रन जो 7 ईयर्स ऑफ एज से छोटे होते हैं दे आर लेस कोऑपरेटिव, ठीक है, तो इसलिए हम उसमें भी नहीं यूज़ कर सकते। फिर आगे हमारे पास मेंटली इन पेशेंट्स या फिर एपिलेप्टिक पेशेंट्स, वो भी कोऑपरेटिव नहीं होते। ऑक्सीजन रिसीविंग पेशेंट्स हैं हमारे पास, उनमें भी हम नहीं यूज़ कर सकते ओरल टेम्परेचर का रूट, ठीक है। फिर पेशेंट्स विद परसिस्टेंट कफ, अब परसिस्टेंट कफ है तो ओरली टेम्परेचर लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अनकोऑपरेटिव पेशेंट और पेशेंट इन सिवियर पेन। फिर आ गया हमारे पास ओरल सर्जरी अगर किसी की हुई हो, किसी को नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो, और पेशेंट विद नेज़ल और गैस्ट्रिक ट्यूब इन सिटू, किसी की गैस्ट्रिक ट्यूब या फिर नेज़ल ट्यूब डली है, तब भी हमारे पास ओरल टेम्परेचर लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम ओरल टेम्परेचर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेज में हमारे पास ये क्या होता है कि इजी एक्सेस होता है और पेशेंट जो है कंफर्टेबली ओरल टेम्परेचर ले लेता है। डिसएडवांटेजेस कहाँ आ जाती हैं? इट कैन लीड टू फॉल्स रीडिंग इफ़ पर्सन हैज़ टेकन हॉट और कोल्ड फूड और उसने स्मोक किया है, ठीक है, तो क्या होगा, पेशेंट की जो टेम्परेचर रीडिंग है वो फॉल्स आ सकती हैं। और उसके बाद हमें एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा 10 to 15 मिनट्स आफ्टर एनी मील, कि कभी भी अगर पेशेंट ने कुछ भी खाया है तो एटलीस्ट वेट फॉर 10 to 15 मिनट्स, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास सेकेंड वन रूट इज़ रेक्टल टेम्परेचर रूट। अब हम देखेंगे रेक्टल टेम्परेचर रूट के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया हमारे पास? इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इंसर्टिंग थर्मोमीटर इनटू रेक्टम और एनस। इट गिव्स रिलायबल मेजरमेंट एंड रिफ्लेक्ट द कोर बॉडी टेम्परेचर। ये क्या होता है हमारे पास? इट गिव्स रिलायबल मेजरमेंट, ठीक है। होल्ड थर्मोमीटर इन प्लेस फॉर एटलीस्ट 3 to 5 मिनट्स, 3 to 5 मिनट्स के लिए हमें होल्ड करना पड़ सकता है इसमें। एंड इट गिव्स मोर एक्यूरेट एंड मोर रिलायबल रीडिंग। इट शोज़ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मोर देन ओरल टेम्परेचर। मान लो अगर ओरल टेम्परेचर में 37 आ रहा है तो रेक्टल टेम्परेचर में 38 डिग्री सेल्सियस होगा, बट जो करेक्ट टेम्परेचर होगा दैट विल बी 38 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो रेक्टल टेम्परेचर है वो हमारी कोर बॉडी टेम्परेचर बताता है, ठीक है। वो कौन सा टेम्परेचर बताता है? कोर बॉडी टेम्परेचर बताता है। इसकी जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस आ गई हमारे पास, उसमें क्या आ गया? रेक्टल पेरिनियल सर्जरी हुई है किसी की, फीकल इन्फेक्शन है, रेक्टल इन्फेक्शन है किसी को, न्यूबॉर्न इन्फेंट्स एंड पेशेंट्स विद डायरिया एंड एनल फिशर्स। ये जो है हमारे पास, ये सारी जो है कॉन्ट्राइंडिकेशंस है रेक्टल। फिर आ गया हमारे पास एक्सिलरी टेम्परेचर। एक्सिलरी टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर इज टेकन बाय प्लेसिंग थर्मोमीटर इन एक्सिला, ठीक है। इट इज़ सेफ एंड नॉन इन्वेसिव एंड रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। ये जो है हमारे पास सेफ एंड नॉन इन्वेसिव होता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस को मोस्टली रिकमेंड इसी को करते हैं, एक्सिलरी टेम्परेचर को। इसकी जो डिसएडवांटेज है हमारे पास वो क्या आ जाती है? इट इज़ लेस एक्यूरेट एज नॉट क्लोज टू मेजर वेसल्स। इसमें क्या होगा, ये लेस एक्यूरेट होता है क्योंकि ये मेजर वेसल्स के नज़दीक नहीं होता। एंड लेस एक्यूरेट एंड लीस्ट रिलायबल फॉर ऑफ ऑल अदर साइट्स। बाकी साइट्स से ये क्या होता है, लेस एक्यूरेट होता है और लीस्ट रिलायबल होता है। इट इज़ द रूट ऑफ चॉइस इन पेशेंट्स दैट कैन नॉट हैव देयर टेम्परेचर मेजर्ड बाय अदर रूट्स। कभी भी अगर कोई और रूट से हम पेशेंट का टेम्परेचर नहीं ले पा रहे दैट देन एक्सिलरी टेम्परेचर इज़ द रूट ऑफ चॉइस, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आ गया टिम्पैनिक टेम्परेचर। क्या हो गया? हमने बात की एक्सिलरी टेम्परेचर की बात हमने पढ़ लिया, अब आ गया हमारे पास टिम्पैनिक टेम्परेचर। प्लेस्ड इन पेशेंट आउटर ईयर कैनाल। इसमें क्या होगा कि थर्मोमीटर, इसमें थर्मोमीटर नहीं, इसका एक अलग डिवाइस आता है टिम्पैनिक टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए, जो कहाँ पे प्लेस करते हैं हमारे पास आउटर ईयर कैनाल में, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स कोर बॉडी टेम्परेचर। ये क्या करता है, ये भी हमारे पास रेक्टल टेम्परेचर की तरह कोर बॉडी टेम्परेचर बताता है। इट इज़ रेडिली एक्सेसिबल एंड परमिट्स रैपिड टेम्परेचर रीडिंग। इसमें जो है हमारे पास रैपिड टेम्परेचर रीडिंग्स आ जाती हैं इन पीडियाट्रिक और अनकॉन्शियस पेशेंट्स। और टेम्परेचर रीडिंग्स जो है हमारे पास, इट इज़ वेरी फास्ट मेथड, ठीक है। इसमें क्या होगा, टेम्परेचर रीडिंग जो है हमारे पास 1 से 2 सेकंड्स में आ जाती है।
इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं हमारे पास? इट मे बी अनकम्फर्टेबल, इन्वॉल्व रिस्क ऑफ इंजरी टू द मेम्ब्रेन। इसमें क्या होगा कि रिस्क ऑफ इंजरी हो सकती है मेम्ब्रेन के लिए। प्रेजेंस ऑफ सीरुमेन कैन अफेक्ट द रीडिंग। अब ईयर वैक्स अगर प्रेजेंट होगा तो दैट मे अफेक्ट द रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर। एंड राइट एंड लेफ्ट मेजरमेंट्स में डिफ़र। राइट और लेफ्ट ईयर की जो मेजरमेंट्स है हमारे पास वो डिफ़र कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो पर्टिकुलर रूट में जो नॉर्मल रेंज है हमारे पास वो कैसे डिफ़र करती है। ठीक है, कि जो ओरल रूट है हमारे पास उसमें जो नॉर्मल रेंज आएगी हमारे पास वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस आती है, और उसकी जो साइट होती है वो क्या होती है? माउथ होती है। फिर आ गया हमारे पास टिम्पैनिक। टिम्पैनिक में होगा ओरल रूट से +1। अगर ओरल रूट में हम +1 कर दें और डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट की बात कर रही हूँ मैं, और डिग्री सेल्सियस में हम 0.6 डिग्री सेल्सियस ऐड करें तो हमारे पास टिम्पैनिक जो टेम्परेचर है वो आएगा। दैट इज़, अब हमने पढ़ा था कि टिम्पैनिक है हमारे पास दैट इज़ कोर, और रेक्टल जो है हमारे पास वो भी कोर बॉडी टेम्परेचर बताता है। तो मोस्टली ये जो दो करेक्ट हैं, ये जो टेम्परेचर हैं ये ज़्यादा रिलायबल टेम्परेचर है। ठीक है, तो इसकी जो साइट है हमारे पास दैट इज़ ईयर। फिर आ गया हमारे पास रेक्टल। रेक्टल की जो हमने साइट की बात की थी वो क्या थी? रेक्टम थी। इसका भी जो टेम्परेचर है हमारे पास ओरल से +1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होगा और 0.6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास एक्सिलरी। एक्सिलरी का जो टेम्परेचर होता है वो ओरल रूट ऑफ टेम्परेचर से 1 कम होता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होगा, कम होगा सॉरी। ओरल रूट -1 डिग्री फ़ारेनहाइट और -0.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसकी जो साइट होती है हमारे पास दैट इज़ एक्जिला और आर्मपिट। ठीक है, तो हमने बात की वाइटल साइंस के बारे में कि कौन कौन से वाइटल साइंस होते हैं, और टेम्परेचर के बारे में हमने इन डिटेल पढ़ा। बाकी जो वाइटल साइंस हैं हमारे पास हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो वाइटल साइंस हैं हमारे पास दे आर अर्ली वार्निंग साइंस। ये जो होते हैं हमारे पास अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं। अगर इन केस इनमें फ्लक्चुएशन आती है तो हमें उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करना है ताकि जो पेशेंट है हमारे पास वो ठीक हो जाए और सफ़र ना करें। ठीक है, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम देखते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।